आपने वॉक्स का नाम हो सकता है सुना हो। एक कमाल का चैनल है यूएस में, एक्सप्लेनर्स पे बढ़िया काम करते हैं वो। इनके लिए 2016 में जॉनी हैरिस ने एक एक्सप्लेनर कम वीडियो रिपोर्ट बनाई थी जिसका शीर्षक था व्हाई इजरायली सेटलमेंट्स डोंट फील लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। इसमें इजराइल फिलिस्तीन के बीच दशकों से चली आ रही शांति वार्ता को लेकर एक इजरायली नागरिक बड़े मार्के की बात कहता है। वो कहता है इसमें दीज होल पीस टॉक्स आर लाइक टू गाइज नेगोशिएटिंग ओवर अ पिज्जा while one of them is eating the pizza। यानी ये जो पीस टॉक्स चल रही हैं कुछ कुछ वैसी ही हैं कि दो आदमी एक पिज्ज़ा को लेकर झगड़ रहे हों, लेकिन इनमें से एक आदमी नतीजे की परवाह किए बिना झगड़ भी रहा है और पिज्ज़ा को खाता भी जा रहा है। अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसे में फ़ायदा किसका होता है। वॉक्स के वीडियो में ये बात वेस्ट बैंक में हो रहे गैर कानूनी इजरायली सेटलमेंट्स को लेकर थी, कब्जे को लेकर, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद से गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी ये फिट बैठ जाती है। 5 जुलाई को अल जजीरा ने एक खबर छापी जिसकी हेडिंग थी इजराइल डिस्पैचेस टीम टू कतर फॉर सीज फायर टॉक्स किल्स 78 इन गाजा। यानी इजराइल ने एक तरफ संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए टीम को कतर भेजा और दूसरी ओर गजा में 78 लोगों को मार डाला। 13 से 24 जून तक इजराइल ईरान से लड़ता रहा, 12 डे वॉर हुई और उसके बाद बातचीत इस ओर घूम गई कि नतांज में क्या हुआ, परमाणु ठिकाना टूटा कि नहीं, यूरेनियम कहाँ चला गया, ट्रंप ने बम मारकर कैसे शांति स्थापित कर दी वगैरह। लेकिन इजराइल सिर्फ इसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा था। ईरान वाले इन 12 दिनों के पहले और इन 12 दिनों के बाद भी इजराइल ने कैसे गजा में कत्लेआम मचाया है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। आटा चावल के लिए लाइन में लगे लोगों पर इतनी बार गोलियां बरस चुकी हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 600 के पार चला गया है। सिर्फ वो लोग जो राशन के लिए लाइन में लगे थे उनका नंबर है ये। जहां पत्रकार बैठते थे वैसे कैफे उड़ा दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट्स छप रही हैं और संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा भी उछल रहा है। ट्रंप जैसे नेता गाल बजा रहे हैं लेकिन गजा में चल रहा जेनोसाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज का शो समर्पित है इसी विषय को। हम जानेंगे कि गजा में बीते दिनों क्या क्या हुआ, इजराइल जो बमबारी अब भी कर रहा है क्या उसके लिए उसके पास कोई भी आधार है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। एकदम छोटा रिकैप आपको देते हैं ये बताने के लिए कि ईरान से इजराइल की सीधी लड़ाई के पहले तक गजा में क्या क्या हुआ। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख याद होगी। हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया, तकरीबन 1100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया, लगभग 250 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर गजा में ले गया ताकि इजराइल के साथ नेगोशिएशन किया जाए। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक थी ये हमास की। हमास ने कहा कि ये दशकों के जुल्म का बदला है। इजराइल ने कई सालों से हमारी नाकेबंदी की हुई है, हमारे लोगों को मारते हैं। ये हमला हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा है। हमास के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ने गजा में जंग का ऐलान किया। तब से लेकर अब तक क्या क्या घट चुका है आप पॉइंटर्स में समझिए। गजा की लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 तक गजा के लगभग 70% घर और इमारतें नष्ट हो चुके थे। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि गजा को फिर से बसाने में 16 बरस से ज़्यादा का टाइम लग सकता है और इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्च आएगा। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 57,418 लोग मारे जा चुके हैं। 1,21,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जो नंबर हमने बताया आपको 57,000 का, उसमें से लगभग 17,400 तो बच्चे हैं। ये तो मंत्रालय का वो आंकड़ा है जिसके मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हजारों लोग अब भी गायब हैं। उनकी देह के इतने चीथड़े उड़ चुके हैं कि कोई अता पता नहीं है कि आदमी भाप बन गया कहाँ। इजराइल ने इस लड़ाई में गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर टारगेट किया है। हजारों इमारतें गिराई गई हैं और इनमें से लगभग हर किसी के नीचे लोग दबे हुए हैं। अब ये जो लाखों टन मलबा है इसे हटाने लायक मशीनें गजा में नहीं हैं और न ही वहाँ लोगों को मोहलत ही मिल रही है। एक बिल्डिंग गिरती है, वहाँ बचाव अभियान शुरू होता है तो दूसरी जगह से भी बिल्डिंग गिरने की खबर आ जाती है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक अगर एक एक्सरसाइज की जाए कि हमले से पहले गजा में कितने लोग थे और आज कितने हैं तो मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार भी जा सकता है। इस सब के बीच 15 जनवरी को हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील हुई। ट्रंप के शपथ ग्रहण से 5 दिन पहले की बात है। इसमें बेशक ट्रंप का योगदान था। उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मिडल ईस्ट के नेताओं से इस बाबत मिलने लगे थे और ट्रंप को रेगुलरली ब्रीफ भी किया जा रहा था कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है। 3 चरणों में ये सीज फायर होनी थी लेकिन मार्च महीने में इजराइल ने सीज फायर तोड़ दी।
तब सीज़फायर अपने पहले ही चरण में थी, जहां फिलिस्तीनी कैदियों और इजरायली बंदियों की अदला बदली चल रही थी। इजरायल ने अपनी सेना को गजा से पीछे हटाने से इनकार कर दिया, जो कि अगला चरण शुरू होने की शर्त थी। इजरायल ने सिर्फ सीज फायर नहीं तोड़ी। पहला चरण जो 19 जनवरी से 17 मार्च तक चला, इस दौरान भी सैकड़ों बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 19 जनवरी से 17 मार्च तक 170 फिलिस्तीनियों की जान इजरायली हमलों में गई, सीज फायर होने के बावजूद। एक और बात, सीज फायर के दौरान जब फिलिस्तीनियों को थोड़ी बहुत राहत मिली तो उन्होंने मलबे में फंसे अपने लोगों को खोजना शुरू किया। इन 2 महीनों में लगभग 2000 से ज़्यादा लाशें मलबों से निकाली गई, लेकिन इजरायल ने सीज फायर फिर तोड़ी और लाशों के ढेर अब दोबारा लगने शुरू हो गए हैं। गजा पर हमलों को लेकर तो इजरायल के पास फिर भी कोई तर्क है कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, जो कि झूठा है, लेकिन फिर भी फॉर आर्गुमेंट्स सेक मान लेते हैं। इस बात का लेकिन कोई कारण स्पष्ट नहीं है कि इजरायल ने किस तर्क से और किस हक से गजा में मानवीय सहायता भी रोकी है। इजरायल की बार बार शिकायत रहती है कि उसके नागरिकों पर हमला हुआ था। जवाब में यही इजरायल क्या कर रहा है, पूरे गजा के पेट पर लात रख रहा है। सीज फायर तोड़ने से पहले ही इजरायल ने गजा में मानवीय सहायता पर रोक लगा दी थी, यानी मार्च महीने से लेकर मई के अंत तक अनाज का एक दाना भी गजा नहीं पहुंच रहा था। दर्जनों बच्चों की मौत भूख से हो चुकी है। एक बड़ी आबादी पर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। जो दाम है, आपने वो बिस्किट के पैकेट वाला वीडियो देखा होगा, आसमान छू रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग महंगे में ही बेचना चाहते हैं, लेकिन सामान है ही नहीं। ये सारी बातें अखबारों में छप रही थी, मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश की। वैसे बिहेवियर जो रहता है वो मैन चाइल्ड वाला रहता है, हाथ पटकते रहेंगे जब तक कि मन नहीं भरा जाएगा, लेकिन फिर भी एक दबाव तो बना ही। इस दबाव के चलते नेतन्याहू ने एक यूएस बैक संगठन को यहाँ खाना और अनाज बांटने की इजाज़त दी। ये वाला काम पहले यूएन की संस्थाएं कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू उनकी पहले ही छुट्टी कर चुके थे, इल्ज़ाम लगा चुके थे कि वो आतंकवादियों का साथ देती हैं यूएन पर। यूएन के मुताबिक जितनी मदद भेजी जा रही है वो समंदर में बूंद के बराबर है। अभी जिस यूएस बैक संगठन से काम करवाया जा रहा है उसका नाम है गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जीएचएफ। जीएचएफ अमेरिकी राज्य डेलवेयर से चलता है। अमेरिकी सरकार इसके लिए पैसा खर्च करती है, तकरीबन $140 मिलियन प्रति माह, लेकिन जीएचएफ की ये मदद भी गजा में कम पड़ रही है, क्योंकि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जितने लोगों की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा है। इस संगठन का नाम भी कई विवादों में घिरा है। कैसे, एक एक करके आपको बताते हैं। जीएचएफ ने गजा में काम करने के लिए 300 कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हैं। इन कॉन्ट्रैक्टर्स पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने आटा लेते हुए फिलिस्तीनियों पर गोली चलाई है। ये आरोप इजरायली आर्मी पर भी लगा है। जब तक इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब तक में यह आंकड़ा बदल गया है हताहतों का। 7 जुलाई तक अनाज और दूसरी ज़रूरत का सामान लेते हुए 743 फिलिस्तीनियों को मारा गया है। हमने ऊपर 600 लगभग का आपको आंकड़ा दिया था, अपडेट हो चुका है वो। 4200 लोग घायल हुए हैं। इजरायल की इस हरकत की खूब निंदा भी की जा रही है। इजरायली अखबार हारिस ने भी इस पर विस्तृत रिपोर्ट की है, जिसमें खुद इजरायली सैनिकों ने निहत्थे फिलिस्तीनियों पर हमले की बात कबूली है। जो फिलिस्तीनी इजरायली सैनिकों की बंदूक की गोली से बच रहे हैं, उन्हें अमेरिकी आटे के थैले में दी जा रही नार्कोटिक्स की गोलियां मार सकती हैं। इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जीएचएफ फिलिस्तीनियों को आटे की थैलियों में ऑक्सीकोडोन की दवाई डालकर सप्लाई कर रहा है। कुछ कुछ साबुत गोलियां भी थैलियों से बरामद हुई हैं। इल्ज़ाम ये है कि ये गोलियां पीस कर आटे में मिलाई जा रही हैं। इस दवा का इस्तेमाल कैंसर में किया जाता है। सर्जरी के बाद दर्द कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टीआरटी समेत तुर्की के कई मीडिया हाउस में यह खबर रिपोर्ट की गई है। इन गोलियों से बहुत अधिक मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है और नशे की आदत लग सकती है। रिपोर्ट बताती है कि इस दवाई का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। गजा का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इसे जघन्य अपराध बता रहा है। कह रहा है कि इजरायल और अमेरिका गजा का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ नशे की आदत लगा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग जीतने के लिए एक ड्रग ट्रैफिकर और उसकी फौज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ड्रग ट्रैफिकर का नाम है यासर अबू शबाब। शबाब गजा में ही अपनी गैंग चलाता है, वो यहीं पैदा हुआ, यानी फिलिस्तीनी है वो, लेकिन बाहरी मुल्क में इसके संबंध लगातार बेहतर होते बताए जाते हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास कम से कम 300 लड़ाकों का गुट है। इस पर गजा में ड्रग सप्लाई के आरोप लगते रहे हैं और इसी आरोप में हमास ने इसे जेल में बंद भी किया था। अबू शबाब अक्सर सोशल मीडिया पर हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की आलोचना करता रहता है। 6 जून को अबू शबाब ने इजराइल से चलने वाली अरबी भाषा के रेडियो स्टेशन मकान को इंटरव्यू दिया था। इसमें उसने कहा कि ये जंग हमास की वजह से शुरू हुई और वही इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, इसलिए हम हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। अबू शबाब ये भी बताता है कि उसके लड़ाके नौजवान फ़िलिस्तीनी हैं जो गजा में ही पले बढ़े। हमें आईडीएफ से मदद मिलती है, वो कह रहा है। हमने हमास के खिलाफ कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, उनको अंजाम दिया है। आगे इस संगठन की ओर से कहा गया कि हम जब भी किसी मिशन पर जाते हैं आईडीएफ को बताते हैं।
2 जुलाई को हमास ने अबू शबाब और उसके गुट को सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी। अबू शबाब के इस गुट का नाम है पॉपुलर फोर्सेस। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि वो गजा के अंदर इस तरह के गुट के संपर्क में। पहले इस गुट के बारे में कहा जा रहा था कि ये जीएचएफ की सुरक्षा में लगा है, जो फिलिस्तीनियों को खाना पानी बांट रही है, पर अबू शबाब ने इंटरव्यू में खुद कह दिया कि वो आईडीएफ की मदद से हमास के खिलाफ ऑपरेशंस भी करते हैं। इस तरह के क्रिमिनल गैंग्स के साथ काम करने को लेकर के कई संगठनों ने नेतन्याहू की निंदा की है। इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं एविगडोर लिबरमैन। उन्होंने कहा है कि अबू शबाब और उसके संगठन के इस्लामिक स्टेट के साथ भी संबंध हो सकते हैं। नेतन्याहू ने इस क्रिमिनल गैंग की मदद उस समय ली जब वो ईरान के साथ सीधी लड़ाई में उलझे हुए थे। इस दौरान क्या क्या हुआ आपको बता देते हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने इस बाबत एक रिपोर्ट शाया की है। इसका टाइटल है 12 days in Gaza, what happened while the world looked away। इस रिपोर्ट में टाइमलाइन में बताया गया है कि किस दिन क्या हुआ। रिपोर्ट का कुछ अंश हम आपको यहाँ भी बता रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि जब इजराइल ईरान की लड़ाई शुरू हुई तब गजा में मानवीय संकट और बढ़ गया। यहाँ के हालात और ख़राब हो गए। 14 जून को इजराइल के हवाई हमलों में 20 फिलिस्तीनी मारे गए। जीएचएफ के पास जब फिलिस्तीनी खाना लेने पहुंचे तो यहाँ 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 जून को 37 फिलिस्तीनियों को आटा लेते हुए मार दिया गया। इस दिन अकेले जीएचएफ से मदद लेते हुए 300 लोग हमलों में घायल हुए। 17 जून को यह स्थिति और भयावह हुई। जीएचएफ के आटे का ट्रक पहुंचा तो भूख से परेशान फिलिस्तीनी ट्रक की तरफ भागे। इस दौरान भी इजरायली सेना ने उन पर गोली चलाई। इस दिन 59 फिलिस्तीनियों का कत्ल हुआ और इस घटना को एक हॉरर मूवी की तरह बताया गया। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए सहायता अभियान को बंद भी किया गया। 18 जून को इजराइल के हवाई हमले में 24 फिलिस्तीनी फिर मारे गए और आटा लेते हुए इजरायली सेना की गोली से 11 लोग मारे गए। 19 जून को इजरायली हमले में 60 फिलिस्तीनी फिर मारे गए, जिनमें से 15 जीएचएफ के पास खाना लेने गए थे। और यही पैटर्न आने वाली तारीखों में भी देखने मिला, यानी रोजाना 10, 20, 50 लोग आटा लेते हुए मार डाले जा रहे थे। लेकिन ईरान के साथ जंग की वजह से इसकी चर्चा नहीं हो पा रही थी। अब जंग थमी है तो थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी है, लेकिन एक्शन अब भी नहीं लिया जा रहा। जीएचएफ से आटा लेते हुए अब तक कम से कम 743 फिलिस्तीनियों की हत्या हो चुकी है, हम आपको बता रहे हैं। नए सीज़फायर प्रस्ताव में हमास ने जीएचएफ को हटाने की मांग की है। इसके अलावा 2 मांगे और हैं उनकी। पहली कि युद्ध समाप्ति की गारंटी दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनिश्चित करे कि इजरायल फिर से युद्ध शुरू न करे। जैसे हमने पहले बताया, मार्च महीने में इजरायल ने युद्ध विराम तोड़ दिया था और गजा पर फिर हमले शुरू कर दिए थे। इसलिए इस बार हमास अमेरिका से गारंटी चाहता है। वैसे आप गारंटी कहीं से भी ले आइए, जो माहौल अभी चल रहा है किसी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है, और स्पेशली इजरायल ने कभी ग्लोबल ओपिनियन की परवाह की भी नहीं है। खैर, दूसरी शर्त पर आते हैं। हमास ने दूसरी शर्त रखी है कि इजरायली सेना गजा से पीछे हटना शुरू करे। इन शर्तों के पूरा होने के बाद हमास किसी समझौते के लिए राजी होना चाहता है। ट्रंप ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका मेन फोकस इजरायली बंधकों की रिहाई से जुड़ा है। अब भी लगभग 50 बंदी हमास के कब्जे में हैं। इनमें कुछ मर चुके हैं, कुछ जिंदा हैं। आज नेतन्याहू को इन बंदियों की मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई है। ट्रंप का ये प्रस्ताव इजराइल मान चुका है। हमास ने अपना रिस्पॉन्स भेजा है। बकौल ट्रंप 1 हफ्ते के भीतर युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। जो भी अपडेट होगा आपको राजदूत में जरूर मिल जाएगा। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।